एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? कोविड-19 की इस पेंडेमिक की स्थिति में आई होप आप बाहर नहीं निकल रहे होंगे। तो जब तक ज़रूरी ना हो तब तक अपने घर पे ही रहें और खूब पढ़ाई करें, है ना। तो सबसे पहले आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ में, जैसा कि आपको पता ही है एनसीईआरटी की बुक्स हम गो थ्रू कर रहे हैं। तो आज की जो आपकी बुक है वो है क्लास 12 की एनसीईआरटी की कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा आपने। हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं इस बुक में, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि आपको डायरेक्टली वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जोड़ती है। तो कोई बात नहीं, हम इसे काफ़ी सिंपलिस्टिक मैनर में पढ़ने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये बुक क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए तो रामबाण है ही है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, और दूसरी हमारी यूपीएससी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। पूछिए कैसे? तो मेंस राइटिंग में ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज सच कि आपको जहाँ तक है आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आप प्रीलिम्स की बात करो तो प्रीलिम्स में भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस आप पढ़ते ही हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं प्रीलिम्स में, बट येस कि आपका जो बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है उनके पीछे का। जैसे आपको इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स के बारे में चर्चा करनी है, या कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो कि यूएस और यूएसएसआर जो कि पहले था अब रशिया के फॉर्म में आप पढ़ रहे हो, या और भी यूएसएसआर के सोवियत यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उनके फॉर्म में पढ़ रहे हो, तो अगर ये रिलेशनशिप्स आती हैं तो जब तक हमको बैकग्राउंड नहीं पता होता हम कुछ आगे ज़्यादा कन्फ्यूजन की ही स्टेट में बने रहते हैं, है ना। तो उसी कन्फ्यूजन की स्टेट से निकालने के लिए मैंने बोला कि ये बुक रामबाण है। मतलब ये काफ़ी कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके इस बुक में ही दिए हुए हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर इस बुक के फर्स्ट चैप्टर की बात हम करें तो वो है आपका द कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इस पूरे कॉन्टेम्प्ररी एरा का, यानी कि इस बुक की एंटायरिटी है, सब्जेक्ट मैटर है पूरा इस बुक का, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी, है ना। डोमिनेंस की, कैसे दो सुपर पावर्स हमारे सामने आए, कैसे आपका सोवियत यूनियन बिखर गया, है ना। तो ये जो सेंट्रल पावर है ना कोल्ड वॉर की, ये जो दो हमारे सामने बिगेस्ट सुपर पावर्स निकल के आए, कहीं ना कहीं उसका ओवरव्यू हमको इन्हीं चैप्टर से मिलता है, सो दैट कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको ट्रैक करने का पूरा काम करवाएगा। और साथ ही साथ आपने नाम के बारे में तो सुना ही होगा ना। यस, यू आर करेक्ट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो वो भी इसमें ही चर्चित होगा, ठीक है। तो वो चीज़ और भी बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जो कि हमारे सामने आएंगे इसी बुक में खुलकर, ठीक है। तो चलिए आपके इस फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और यस, आपको मैं बता दूं ये पार्ट 1 पार्ट 2 से डरिएगा मत, मैंने सिंपल करने के लिए इन्हें कई पार्ट्स में बांट दिया है। तो आप जैसे जैसे पार्ट 1 पढ़ते जाओगे आपके पास पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आराम से आता जाएगा, ओके। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स योर फर्स्ट चैप्टर, ओके। सो सबसे पहला जो हमारा इस कोल्ड वॉर एरा का मूवमेंट निकल के आया हमारे सामने वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और ये आपने सुना भी होगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट था। तो मैं अगर बताऊं तो यहाँ से क्या हुआ था ना कि अप्रैल 1961 में जो लीडर्स थे आपके यूएसएसआर के, वो थोड़े से डर गए। वो इसलिए डर गए कि जो उनको लगा कि भाई यूएसए थोड़ा इन्वेड नहीं कर रहा है कम्युनिस्ट रूल क्यूबा में, और उसने क्या कर रखा है कि फिदेल कास्ट्रो जो कि बहुत छोटे से इस क्यूबन आइलैंड के प्रेसिडेंट थे, है ना, तो उनको उसने निकाल रखा है।
क्यों ओवरथ्रो कर रखा है, मतलब ये सारी चीज़ें यूएसएसआर को काफ़ी परेशान कर रही थी। एक्चुअली क्या था कि क्यूबा सोवियत यूनियन का एलाय था। अब एलाय कंट्री होने की वजह से थोड़ी बहुत तो सिंपैथी इनके साथ जाती है, तो वो दोनों चीज़ें रिसीव कर रहा था यूएसएसआर से। अब आप पूछोगे कौन सी वो दो चीज़ें थी, तो सबसे पहली बात की डिप्लोमेटिक एड और दूसरी बात आपका फिनेंशियल एड। अब बात आती है निकिता क्रुश्चेव की। नहीं, ये कोई लेडीज़ नहीं थी, ये लीडर थे सोवियत यूनियन के। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि भाई अब अगर हमारी ऐसी कोई वरीज हैं तो हम क्यों ना क्यूबा को रशियन बेस बना दें, है ना। तो अब रशियन बेस वो बन जाएगा तो हमारे पूरे के पूरे कंट्रोल में रहेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। इसी के मद्देनज़र 1962 में ऐसा पॉसिबल हो रखा कि उन्होंने ये जो उनके दिमाग की उपज थी वो कहीं ना कहीं साकार हो गई और उन्होंने प्लेस कर दी न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में। जैसे इंस्टॉलेशन हुआ इन सारे वेपन्स का, वैसे यूएस को बड़ा सारा, मतलब पहली बार ऐसा था कि वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ बेसेस और सिटीज़, अमेरिकन, सोचो अमेरिकन मेनलैंड की वो नंबर ऑफ बेसेस और सिटीज़ यूएसएसआर से थ्रेटेंड हो रही थी। ये बात यूएस को थोड़ी सी खल गई कि भैया सिटीज़ हमारे यहाँ की हैं और बेस रशिया की बन रही हैं। आ रही है थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में कि ये दोनों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं आपस में ही पंगे ले रही थी। अभी इसके पीछे के रीज़न आपको सब पता चलेंगे। आई होप यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी मिलने लगी होगी कि भैया यूएसएसआर ने रशियन बेस बना दिया आपके क्यूबा को, और यूएस को ये लगने लगा कि हमारी सिटीज़ हैं और बेसेस उनके बन रहे हैं। कहने का मतलब यूएसएसआर के बन रहे हैं, वहाँ से वो थ्रेटन हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि 3 हफ्ते बाद सोवियत यूनियन ने क्या किया कि इट हैड प्लेस द न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा। मतलब ऐसा पहले सोचा, उसके बाद उन्होंने रख दिया। अमेरिकन को इसकी जानकारी हो गई थी, तो यूएस प्रेसिडेंट जो उस समय थे वो थे जॉन एफ कैनेडी, और उनके एडवाइज़र्स, उन्होंने क्या किया कि भैया वो तो भैया बड़े रिलक्टेंट से हो गए कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और दैट माइट लेड टू फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज़, है ना। तो यहाँ कुछ समझदारी उन्होंने दिखाई कि हमें न्यूक्लियर वॉर नहीं करनी है, सो दैट कि कुछ ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से निकल के आ ही रहे थे कि अब ये, बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट क्रुश्चेव टू रिमूव द मिसाइल्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारी सिटी में आके और बेसेस बनाते जाओ, इसका ये भी मतलब नहीं था उनके लिए। तो भाई उन्होंने क्या किया कि ठीक है चलो आपने अपना बेस बना लिया, हम कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं छेड़ेंगे, बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप हमारे यहाँ से मिसाइल रखते जाओगे और अपना अड्डा बनाते जाओगे और हम कुछ कहेंगे नहीं। आपको मिसाइल तो हटानी पड़ेगी, आपको वो जो न्यूक्लियर वेपन थे क्यूबा से निकालने पड़ेंगे, ऐसा कैनेडी और उनके एडवाइज़र्स का मानना था। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि भैया कैनेडी ने इसके लिए किया क्या। कैनेडी ने यही किया कि सीधे सीधे हम क्या करें कि उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप्स लिए इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा। ये एक तरह की वार्निंग थी, ठीक है, यानी कि जाओ थोड़ा दिखाओ अपना कि हम भी हैं, ताकि थोड़ा डर पैदा हो, सीरियसनेस आए यूएसएसआर के अंदर। तो एक तरह का क्लैश होने लगा, और यही क्लैश था आपका बड़ा सा निकल के आने वाला क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसकी वजह से सही में बहुत क्राइसिस हो गई थी, समझ रहे हैं बात को। तो आई थिंक बेस समझ में आ गया होगा इस क्राइसिस का कि रशिया ने, मतलब उस समय की यूएसएसआर ने ये सोचा कि हम थोड़ा सा डर रहे हैं अब यूएस से, तो हमें क्या करना चाहिए कि क्यूबा को अपना बेस बना लेना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह रख दो। तो यूएस के पीछे रहे, उसने कहा चलो भैया ठीक है हम न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे भले ही,
हम कुछ और कर देंगे, हम ये कर देंगे कि हम थोड़ा बहुत अपने वॉरशिप्स वगैरह आपको दिखाएंगे, आप थोड़ा डर जाओगे क्योंकि आपको मिसाइल तो हटानी पड़ेगी, है ना। और ये बन गया इनका क्लैश। अब ये जो प्रॉस्पेक्ट्स निकल के आए ना इस क्लैश के, इसने इन दोनों को तो छोड़ दो, ये दोनों तो आपस में लगे ही हुए थे लड़ने में, बाकी जो वर्ल्ड था उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन में डाल दिया, नर्वस हो गए सारे के सारे कि भाई कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तो तैयारी नहीं चल रही है, क्योंकि होता है ना ऐसे। जैसे अब आजकल की कंडीशन को देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, बट ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, चल नहीं रहे थे अभी तक, ठीक, चलो कोविड की कंडीशन आ गई तो बहुत सारा कुछ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा हो रखा है कि भाई चाइना से ये मत लो, चाइना से वो मत लो, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रखी है। तो इसी तरह से कुछ उस समय की जो कंट्रीज़ थी ना वो आपस में ऐसे उलझी बिखरी हुई थी, क्योंकि तुरंत तुरंत तो नहीं कह सकते, बट यस 20 और 25 साल पहले कहीं आपके वर्ल्ड वॉर 2 से निकल के आई हुई कंट्रीज़ अभी अभी संभली भी नहीं थी कि अब ये एक चीज़ शुरू हो गई थी। उन सबको डर यही लग रहा था कि ये कोई ऑर्डिनरी वॉर तो नहीं होगी, क्योंकि दोनों अपने आप में पावरफुल हैं और एक समय दोनों एक साथ काम भी कर रहे थे। तो सोचो कितनी ज़्यादा मित्रता घनिष्ठता रही होगी आपस में, है ना। तो ये भी उन कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा खल रहा था। इवेंचुअली वर्ल्ड के ग्रेट रिलीफ के लिए दोनों ने डिसाइड किया कि भैया वॉर नहीं करते, चलो छोड़ते हैं। अब क्या हुआ कि सोवियत शिप्स जो थी वो थोड़ी थोड़ी स्लो डाउन होने लगी और थोड़ा बैक टू ट्रैक आने लगी, थोड़ा जाने दो, थोड़ा पीछे लेते हैं क्योंकि भाई काफ़ी नर्वस हो गया है माहौल ये वो। बट अभी ये मत समझो कि कुछ हुआ नहीं था या आगे कुछ होगा नहीं, बहुत कुछ होना बाकी था। मतलब समझ में आ रहा है कि स्लो डाउन हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या होगा, तो अब यही होगा कि शुरुआत तो हो रखी थी भाई। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक तरह का हाई पॉइंट था। कैसा हाई पॉइंट? कि व्हाट केम टू बी नोन एज योर कोल्ड वॉर। आई बात समझ में? यहाँ से आपके कोल्ड वॉर की शुरुआत तो हो रखी थी। कोल्ड वॉर का मतलब पता है क्या होता है आपको? मतलब अभी तक आप यही सोच रहे होगे यार ये क्या बता रही, इतनी देर से कोल्ड वॉर कर रही हैं, बट हमको तो यही नहीं पता अभी कि कोल्ड वॉर है क्या। ऐसा नहीं आपको नहीं पता है, मैं बस चैप्टर में कोल्ड वॉर की बात कर रही हूँ जनरली, कि भाई जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये टर्म तो सबसे पहले पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही कोल्ड वॉर है। तो कोल्ड वॉर एक तरह का कंपटीशन होता है, बहुत सारी टेंशन के साथ लिया हुआ एक सीरीज होती कन्फ्रंटेशंस की। किन के बीच में? आई होप आपको पता चल गया होगा। यस, आपकी वो दोनों सुपर पावर्स जिनमें से एक था यूएस और एक आपका सोवियत यूनियन, और इनके पीछे चलने वाले इनके एलाइज यानी कि मित्र देश उन दोनों के। भाई उनके अपने अपने मित्र देश तो थे ना, कि कुछ सोवियत यूनियन के साइड चले गए और कुछ आपके यूएस के साइड चले गए। फॉर्चुनेटली इन कंट्रीज़ ने एक काम बड़ा अच्छा किया। देखो ये है आपकी पूरी की पूरी परिभाषा, ये ज़रूर पढ़ लेना एक बार और, क्योंकि इससे पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है। यस, मैं क्या कह रही थी कि एक काम इन दोनों ने बड़ा अच्छा किया जो बाकी कंट्रीज़ के लिए भी बहुत अच्छा था और एज सच इनकी कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा था। इनके आप अपने जो कंट्री वाले थे उनके लिए भी बड़ा अच्छा था। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ करते तो हो जाती हॉट वॉर, और वो इन्होंने अवॉइड की। ये बहुत अच्छा काम किया। दैट इज़ एक फुल स्केल वॉर रुक गई थी। सोचो इन दोनों पार्स के बीच में वो होता कि काफ़ी कुछ वेरियस रीजन्स में हो रहा होता इनके पार और इनके एलाइज, मतलब एलाइज के बीच में, जिसमें वॉरफेयर होता, जिसमें सपोर्टिंग रीजनल एलाइज होते, बट एटलीस्ट वर्ल्ड अवॉइडेड दैट टाइप ऑफ ग्लोबल वॉर। समझ लो, नहीं तो आज हमारी हिस्ट्री कुछ और होती। आज हम कोल्ड वॉर की जगह वर्ल्ड वॉर 3 पढ़ रहे होते। ओके, ये तो जोक था, चलो छोड़ो। कोल्ड वॉर आप ये मत समझो कि वो एक मैटर ऑफ पार था, मतलब पार राइवलरीज था या कोई मिलिट्री अलायंस था या बैलेंस ऑफ पार था। नहीं, इसके बजाय वो एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल सा कॉन्फ्लिक्ट था। वो एक्चुअली रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। वो एक तरह से डिफरेंस था। अब आप पूछोगे कैसा डिफरेंस? डिफरेंस था कि हु इज़ द बेस्ट।
होता है ना कि जब दो लोग जिनमें से दोनों ही बड़े अच्छे होते हैं, समझ लो या तो पढ़ाई में बड़े अच्छे हैं या तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं या डांस में बहुत अच्छे हैं, तो उन दोनों के बीच में ये चीज़ हो जाती है कि हु इज़ द बेस्ट। कोई बेटर नहीं होना चाहता, सारे बेस्ट ही होना चाहते हैं। तो ये लड़ाई ऐसी कोई लड़ाई थी कि यहाँ पे आइडियाज़ क्लैश कर रहे थे। यहाँ पे ये हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई तेरा नाम ऊपर आ जाए, मेरा नाम नीचे चला जाए। समझ रहे हो बात? तो एक तरह का अप्रोप्रिएट वे था ऑर्गेनाइज करना अपने आप को पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली, और केवल अपनी कंट्री में नहीं, इस पूरे वर्ल्ड पे। अब आई बात आपको समझ में कि वाई दिस कोल्ड वॉर अकर्ड दैट टाइम, क्यों हुआ वो कोल्ड वॉर। मतलब ना ही होता, अगर हमने ग्लोबल वॉर नहीं देखी तो हमने कोल्ड वॉर तो देखी ना, देखी तभी तो आज हम हिस्ट्री में कोल्ड वॉर पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को? तो वो ये था। अब क्या हुआ, अचानक से जो आपका वेस्टर्न अलायंस था ना, अब इसमें समझना, अब आ रही है आपकी कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें कि वेस्टर्न अलायंस को हेड किया आपके यूएस ने, यानी कि आपकी एक डोमिनेटिंग पावर ने। उसने रिप्रेजेंट किया आइडियोलॉजी। अब आपको लग रहा होगा ना कि भाई अगर अलग हुए हैं तो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस तो रहे होंगे। हाँ, डिफरेंस थे, वो भी कुछ नहीं, बहुत कुछ। यूएस दिखाना चाहता था कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी लिबरल है, यानी कि हमारे में छूट बहुत ज़्यादा है। हम कैपिटलिज्म पे भरोसा करते हैं, ठीक है। हम प्राइवेट होता है ना कैपिटलिज्म का, हमारे यहाँ तो ये मतलब होता है ना कि भाई प्राइवेट एंटिटीज़ को भी मौका मिलेगा, हम उस पर भरोसा करते हैं। तो ये तो हो गया आपके वेस्टर्न अलायंस की बात, यानी कि जहाँ था आपका एक साइड यूएस। अब दूसरा कौन सा पक्ष होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर यूएस मैंने बता दिया तो अब बचा आपका सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन ने कहा भाई हम ईस्टर्न अलायंस हैं। ठीक है भाई, ईस्टर्न अलायंस का क्या मतलब हुआ? ईस्टर्न अलायंस का मतलब हुआ कि हम स्टेट वाइज लड़ेंगे। मतलब स्टेट वाइज यानी अपने स्टेट वाइज नहीं, हमारी जो आइडियोलॉजी होगी वो सोशलिज्म की होगी, समाजवाद, कम्युनिज्म की होगी, हम समाज को साथ लेके चलेंगे, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, बाकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में आपने क्लास 11th में आई होप पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई नहीं, हम इसकी चर्चा करेंगे, डोंट वरी। अब ये एक आपके सामने मैप का एक छोटा सा पार्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि कैसे सारी कंट्रीज़ इधर से उधर भाग रही हैं। आपके यूएस में रहते हुए भी कैसे क्यूबा एकदम अलग हो रखा था ना, ठीक है। एक साइड अटलांटा, एक साइड आपका वॉशिंगटन, मतलब किस तरीके से इधर से उधर कॉम्प्लेक्सिटी मची हुई है। कैसे आपका एक वेस्टर्न अलायंस अलग है, एक ईस्टर्न अलायंस अलग है, जबकि कंट्रीज आसपास की ही थी, है ना। अब क्यूबा का खुद ही सोचो क्या ही चल रहा था फिलहाल। अब अगर छोटी मोटी डेफिनेशन की बात हो गई हो तो चलो अब थोड़े से और बेसिक पॉइंट की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। एक्चुअली कोल्ड वॉर कैसे हुआ, क्या था उसकी जो होता है ना कि बीज कैसे पड़े। भाई पौधा निकला है तो सीड्स डाले गए होंगे तभी तो। ऐसे ही थोड़ी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गई, या ऐसे ही थोड़ी दो अलग अलग सुपर पावर्स अलग अलग हो गई। जबकि मैंने बोला था आपको शुरुआत में, अगर आपको याद हो तो दोनों एक साथ कभी हुआ करते थे और आज के समय में दोनों अलग थे। तो ऐसा क्यों हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने पढ़ी होगी, ये भी आपको पता है कि वो एक लैंडमार्क थी। 1945 की बात है, जब आपकी जो एलाइड फोर्सेस थी ना, जिसमें कौन कौन था, गेस करो। यूएस था, सोवियत यूनियन था, ब्रिटेन था एंड फ्रांस था। जी हाँ, ये एलाइड पावर्स आपकी, ये एलाइड फोर्सेस जिनमें यूएस और सोवियत यूनियन साथ था, जो कि मैं पहले भी बता चुकी थी कि ये दोनों कभी घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। अब ऐसे मित्र इन द सेंस कि भाई दोनों साथ थे आपके इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और दूसरी पावर्स थी आपकी एक्सिस पावर्स, जिसमें आपका जर्मनी था, इटली एंड जापान था। और यहीं से कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रही थी, क्योंकि एलाइड पावर्स जीत गए थे, एक्सिस पावर्स
हार गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइमलाइन आपको पता होगा, नहीं भी पता तो 1939 से स्टार्ट होके 1945 तक गया था। बहुत सारे जिसको आप बोलो युद्ध हुए थे, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी और बड़ी बड़ी भी हुई थी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वॉर थी इसने इन्वॉल्व की ऑलमोस्ट सारी मेजर पार्ट्स को। ऑलमोस्ट वर्ल्ड में ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहाँ पे ये पहुँचा नहीं था, ठीक है। और स्प्रेड बेसिकली कहाँ तक हुआ था कि स्प्रेड आउट टू रीजन्स आउटसाइड द यूरोप, इंक्लूडिंग योर साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा उस टाइम बोलते थे, अब तो म्यांमार है, चलो, एंड पार्ट्स ऑफ योर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। ओके, इस वॉर ने एक तरह से अगर आप देखो तो ह्यूमन लाइफ्स के लिए डिवास्टेशन ही लेके आई थी। सिविलियन प्रॉपर्टी तो मतलब तहस नहस हो गई थी, इतना भयंकर वॉर हुआ था। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने शेक किया वर्ल्ड को, जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुई। उसके बाद से भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया था। तो जैसे ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना, इसने ही एक तरह से शुरुआत की थी आपके कोल्ड वॉर की। वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, और एंड कैसे हुआ था आपको अगर थोड़ा सा स्मृति में हो आपके, तो यूएस ने ड्रॉप किए थे 2 बॉम्ब्स। हाँ जी, बिल्कुल सही आपका गेस निकल रहा है। यस, जापानीज सिटीज़ थी आपकी हिरोशिमा एंड नागासाकी। और अगर मैं डेट की बात करूँ तो एक 6 अगस्त को गिरा था और एक 9 अगस्त को, और ईयर आपको पता ही है 1945। वहीं से तो एंड हुआ ना, क्योंकि अब जापान को लगने लगा था कि भैया हमसे ना हो पाएगा। और जब उसने ये सोचा तो उसने ये सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करते ही आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हो गया फिनिश, यानी कि वो एंड हो चुका था। तब अब आपको लग रहा होगा भैया वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया, तो उसने कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट कर दी। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे स्टार्ट हुई। कभी भी आपकी वॉर हो रही हो या कभी भी आपका कोई डिबेट हो रहा हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में, हर एक डिस्कशन में एक वाद होता है और एक विवाद होता है, पता है ना। तो इसी तरह से इस डिसीजन में भी एक तरफ क्रिटिक थे और एक तरफ यूएस के सपोर्टर्स थे। क्रिटिक्स का कहना ये था कि भैया जो यूएस का डिसीजन था ना बॉम्ब गिराने का, वो बिल्कुल सही नहीं था। क्यों? क्योंकि यूएस ये जानता था कि जापान अब हार चुका है, और हार चुका है तो सरेंडर तो करेगा। तो सरेंडर करेगा यानी कि वो अननेसेसरी था एकदम बॉम्ब को ड्रॉप करना। उन्होंने सजेस्ट भी किया इवन कि यूएस एक्शन वाज इंटेंडेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन। अब क्या इंटेंडेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन? फ्रॉम मेकिंग द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया। ये एक तरह से रोकने का तरीका था उनका, और ये शो करना था कि भैया यूएस वॉज सुप्रीम। ठीक है, अब यूएस सपोर्टर को क्या लगा, उन्होंने ये कहा कि बॉम्ब को ड्रॉप करना नेसेसरी था। ऑब्वियसली अगर क्रिटिक्स कहेगा अननेसेसरी तो सपोर्टर्स तो कहेंगे ना नेसेसरी था, क्योंकि सपोर्टर्स के हिसाब से उनको वॉर जल्दी ख़त्म करनी थी। उनको जो अमेरिका का लॉस हो रहा था ना, और उनकी अलाइड लाइव्स का लॉस हो रहा था, उसको रोकना था जल्दी से जल्दी, क्योंकि जापान जल्दी सरेंडर नहीं कर रहा था। इनके हिसाब से चल रही है, सपोर्टर्स के हिसाब से। Whatever the motives, whatever the consequences of the end of the Second World War, it was the rise of the 2 new powers, even on the global stage. Yes, it was correct. Motives कुछ भी रहे हो, consequences कुछ भी रहे हो, बट उस समय एक ग्लोबल स्टेज पे 2 नई पावर तैयार हो गई थी, और वो भी आमने सामने, ना कि साथ में। जैसे ही आपके जर्मनी, जापान का डिफीट हुआ, जैसे ही आपके यूरोप का डिवेस्टेशन हुआ, बहुत सारे पार्ट्स में वर्ल्ड के तबाही मच गई, वहाँ पे यूएस और सोवियत यूनियन पार्स खेल रहे थे। मतलब तू ज़्यादा तेज़ है या मैं ज़्यादा तेज़ हूँ, ठीक? तेरे पास ज़्यादा पार है या मेरे पास ज़्यादा पार है? एबिलिटी किसके पास ज़्यादा है? सोचो, अर्थ पे कुछ ऐसा मंजर था। यहाँ पे कंट्रीज़ बर्बाद हो रखी हैं और वहाँ अलग ही कुछ ड्रामा चल रहा था। समझ रहे हो आप? तो ये था कुछ कोल्ड वॉर का मंजर। तो while the Cold War was an outcome, yes, it was an outcome,
और एमर्जेंस किसका था? आपके यूएस का और यूएसएसआर का। अब इतनी देर में तो याद भी हो रखा होगा कि भैया सुपर पावर्स के बीच में राइवलरी स्टार्ट हो गई थी, और ये रूटेड था आपके अंडरस्टैंडिंग में कि ऐसा होना है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन एटम बॉम्ब से जितना जापान का हुआ था ना, उससे ज़्यादा कहीं इन दोनों के माइंड में हुआ था। दोनों को खलने लगा था कि इसके बाद क्या, क्योंकि ये ना भारी पड़ गया था। एक कंट्री के लिए तो भारी पड़ा था, क्योंकि वो उनका फिजिकल लॉस था, मेंटल लॉस था, इकोनॉमिक लॉस था, सब कुछ था। बट यहाँ पे भी कुछ चीज़ अच्छी नहीं चल रही थी। लॉजिक बस इतना था, येट पावरफुल, यानी कि अभी भी पावरफुल कौन है। जब ये दो राइवल पावर्स पोजीशन लेने पे आई, किसका पोजीशन? न्यूक्लियर वेपन्स का। भैया यहीं से तो लड़ाई स्टार्ट हुई थी कि न्यूक्लियर वेपन्स थे ना दोनों के पास। अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन गिराया तो उसने डरा दिया ना। हालांकि वो न्यूक्लियर वेपन क्या ही गिराए थे, वो एटम बॉम्ब्स ही गिराए थे, बट अमेरिका कम नहीं था, केपेबल था वो, मतलब डेथ और डिस्ट्रक्शन होना था। और ये दोनों को ही अनएक्सेप्टेबल था कि भैया तुम कहीं मेरे देश में ना गिरा दो, भैया तुम कहीं मेरे देश में ना गिरा दो। ठीक है, तो चलो एक फुल फ्लेजेड वॉर को हम छोड़ते हैं अभी, थोड़ा सा समझौता करके, बट बाकी सब वैसे ही रहेगा। In spite of all the provocations, neither side would want to risk war. समझ रहे हो आप बात? यानी कि दोनों कंट्रीज को ये था कि भैया हमें वॉर नहीं लड़नी है। एक अनएक्सेप्टेबल सा डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, छोड़ते हैं उसको यार, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब्स गिरने से आपको आज भी पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी आज तक उबर नहीं पाए हैं। उनकी आज तक होने वाली पुश्तें कहीं ना कहीं झेल रही हैं। अब इससे दूसरों को क्या फ़र्क पड़ता है ना। बट इन दोनों को पता था कि अगर हम न्यूक्लियर वॉर खेलेंगे ही बोल सकते हैं इसको, तो हमारे दोनों साइड बर्बाद हो जाएंगे, हार्म तो दोनों साइड होगा। तो इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड और अदर एज द विनर, क्योंकि नुकसान दोनों का हो रहा था। इवन इफ वन ऑफ देम ट्राइज टू अटैक और डिसेबल द न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ इट्स राइवल, दूसरा कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स के साथ छूटा रह जाएगा। तो एक अनएक्सेप्टेबल सा डिस्ट्रक्शन रह जाएगा, बताया ना अभी। यही था आपका लॉजिक ऑफ डेटरेंस। मतलब एक सिंपल सी भाषा में अगर हम बोलें तो जो दोनों साइड्स थे उनके पास कैपेसिटी थी रिटेलिएट करने की, कोई भी अटैक आ रहा हो एक दूसरे के खिलाफ, टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, ताकि नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। ठीक है, तो रिटेलिएशन दोनों साइड से हो रहा था। एंड दस द कोल्ड वॉर इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंटेंस फॉर्म ऑफ राइवलरी, ये एक तरह का कोल्ड वॉर हो गया था। ये हॉट नहीं था, ये शूटिंग नहीं था, ये बस एक तरह का रिस्पॉन्सिबल सा वॉर आप कह सकते हो, है ना, क्योंकि इससे किसी को खतरा नहीं हो रहा था, इन स्पाइट ऑफ कि मेंटल खतरा पैदा हो रहा था। सो डेटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट्स वॉर बट नॉट द राइवलरी बिटवीन पार्ट्स। समझ रहे हो, वॉर नहीं हुआ बट राइवलरी नहीं गई। तो ये जो दो सुपर पावर्स थी, कंट्रीज थी इन द राइवल ब्लॉक्स लेड बाय योर सुपर पावर्स, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि भैया हमको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल और रेशनल सा फील करवाना पड़ेगा लोगों को कि हमें हर समय फाइट नहीं करनी है, क्योंकि हम सुपर पावर्स हैं। तो चलो ठीक है, इतना मैसिव सा डिस्ट्रक्टिव सा कुछ नहीं करते हैं, और डिटरेंस रिलेशनशिप आपस में बरकरार रखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आनी चाहिए। होता है ना कि एक दिमाग में, एक मन में कुछ चल रहा होता है कि बहुत झेल लिया, क्योंकि उनकी कंट्री ने भी कम नहीं झेला था। सो इट मेंट बीइंग रीस्ट्रेन्ड, यानी कि चलो थोड़ा रुक जाते हैं, चलो थोड़ा अवॉइड कर देते हैं अनदर वर्ल्ड वॉर को, अदरवाइज आज हमारे सामने वर्ल्ड वॉर 3 होता। तो इस तरह से ये कोल्ड वॉर मैनेज किया गया ताकि ह्यूमन सर्वाइवल इंश्योर किया जा सके, दैट्स इट। अदरवाइज ये हॉट वॉर में भी बदल सकते थे। तो आई होप आपको ये कोल्ड वॉर समझ में आया हो कि अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ चैप्टर, डोंट वरी कि चैप्टर ख़त्म हो गया, नहीं। कोल्ड वॉर का बेसिक हमने समझ लिया है। सो इसको आप रिवाइज करते रहिएगा, एक दो बार और समझेंगे। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच इस पार्ट के लिए।
नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा तो उसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि पहले रिवाइज कर लीजिएगा एंड देन सेकेंड पार्ट में एंटर करिएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब इट सो दैट आपको जो भी पार्ट्स आते रहेंगे एज सच नोटिफिकेशन के फॉर्म्स में मिलते रहेंगे। एंड थर्ड पार्ट इज़ योर शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।